हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो बच्चों अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आ चुके हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या नाम है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें इलास्टिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सरफेस टेंशन, फ्लूइड मैकेनिक्स का भी हम पोर्शन अगर ले सकते हैं जिसमें स्टैटिक फ्लूइड, डायनेमिक फ्लूइड ये होता है। बट हम इस वीडियो में आपको इलास्टिसिटी और ये कह सकते हैं सरफेस टेंशन, कैपिलरी ट्यूब, इस टाइप के क्वेश्चन हमने इसमें आपको लिए हुए हैं और बहुत चुनिंदा ही क्वेश्चन लिए जैसे कि हर बार आप देखते ही हैं और आपको भी मजा आता है हमारे साथ इस वीडियो में के सफर में। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है ही हमारा और आप देख रहे हैं कि 11th के में अगर हम देखें तो 11th के वीडियो की अगर सीरीज आप देखें तो बिल्कुल अब हम लास्ट पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद थर्मल फिजिक्स आ जाएगा और फिर आपका एसएचएम और आ जाएगा वेब, फिर हम अपने 12th की फिजिक्स पे पहुंच जाएंगे। ऐसे ही करते करते ये पूरा वादा है कि बच्चों आपको नीट के एग्जाम से पहले हम पूरा का पूरा आपको एक वीडियो सीरीज दे देंगे जिसको आप देख के नीट दे सकते हैं और पक्का कंफर्म सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो देर नहीं करते, अपनी कॉपी पेन को निकालिए और शुरुआत करते हैं। चलो बच्चों, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है जो कि इलास्टिसिटी का है, जो कि किसका है? इलास्टिसिटी का है कि नहीं? क्वेश्चन देखिए कैसे करना है, समझिए उस चीज को। आपको इस समय ये समझना है कि सर क्या चीज क्वेश्चन को देख के सोच रहे हैं, क्या लगा रहे, इस पे ज्यादा फोकस करिए। ठीक है, देखो बोला गया है व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ l। ठीक है, एक बॉडी है, एक वायर से हमने लटका दिया, मान लीजिए मास m है। ठीक, कितनी लेंथ है वायर की? l। क्वेश्चन में दिया जैसा बोला वैसा लग दिए। द लेंथ ऑफ द वायर बिकम l प्लस l हो गया। ठीक है, व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ l। मतलब पहले ये नहीं कह सकते कि पहले हमारा ये ब्लॉक था, पहले कह सकते हैं कि एक लॉन्ग वायर था l लेंथ का और उसके बाद जब बॉडी को लटकाया गया तो स्वाभाविक सी बात है कि तार थोड़ा सा तो स्ट्रेच होगा और ये फाइनली बिकम कितना दिया? l प्लस l हो गया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में मेंशन है कि नहीं? द लेंथ ऑफ द वायर बिकम l प्लस l। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर विल बी। मतलब आपको बताना है कि पोटेंशियल, जब कोई चीज खिंचती है तो उसके अंदर सेव क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, वही आपको बताना है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों होता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, यही होता है। अब देखिए स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या लगेगा बच्चों? इस तार को कौन खींचेगा? mg। तो क्या हो जाएगा? mg डिवाइडेड बाय एरिया। स्ट्रेस तो यही होता है। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन साइड में निकाल लो। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन l। चेंज इन लेंथ का मतलब होता है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय l इनिशियल। तो देखिए फाइनल लेंथ आपकी l प्लस l होगी, इनिशियली आप l थे और इनिशियल लेंथ कितनी? ये इनिशियल लेंथ है और ये कैसी लेंथ है? ये फाइनल है, आपने रख दिया। ठीक, तो आपकी जो रिलेटिव चेंज आया आपके उसमें लेंथ में वो l बाई एल आया। तो आप स्ट्रेन, इसी को स्ट्रेन बोलते हैं, तो l बाई एल हो गया। और वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? एरिया इंटू लेंथ। तो देखिए a से a कटा, l से l कटा और आपके पास आंसर आ गया हाफ mgl। दिख रहा है कोई ऑप्शन? डी आंसर क्या है? सही है। आ गया कि नहीं आ गया? लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है बड़ा, समझे कि नहीं? सॉल्यूशन बहुत आसान है, ध्यान से देखो। बोला क्या? टू वायर आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। पहले तो ये समझ लो कि मेड ऑफ सेम मटेरियल का मतलब दोनों का यंग मॉड्यूलस सेम है। ठीक, मटेरियल प्रॉपर्टी यानी कि इलास्टिसिटी क्या है? सेम है। हैविंग द सेम वॉल्यूम, जो चीज सेम है पहले उस पे लिखो। सेम मटेरियल है, इसका मतलब दोनों का यंग मॉड्यूलस सेम है और वॉल्यूम विल बी सेम। द फर्स्ट वायर हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया A। पहले वाले का एरिया A है एंड द सेकंड वायर हैज द क्रॉस सेक्शनल एरिया 3A। ठीक, इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज बाय इतना, चलो पहले एक काम करते हैं, उतने तक हम पहले डायग्राम बनाते हैं। दो वायर हैं, एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा कम है, ठीक, और एक का क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा ज्यादा है। कितना है? दूसरे का क्रॉस सेक्शनल एरिया 3A है। बोलो सही बात है। ठीक है, अब चलते हैं। अब देखिए बच्चों दोनों का वॉल्यूम सेम है। दोनों का वॉल्यूम क्या है? सेम। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ का प्रोडक्ट। तो इसका मतलब दोनों का अगर हम कहें इसका वॉल्यूम सेम है, मान लेते हैं ये लेंथ L है
तो इसका लेंथ कितना होना पड़ेगा 3L, तभी तो वॉल्यूम A इंटू 3L, वॉल्यूम कितना है A इंटू 3L आया, यहां मल्टीप्लाई करो A इंटू 3L। मगर अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब इसकी लेंथ L होगी, इसकी लेंथ 3L होगी, तभी तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। दोनों सेम मटेरियल के, तो दोनों का यंग मॉडुलस विल बी क्या, सेम। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज बाय डेल्टा L, इस पे जब तुमने फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ कितनी आई, डेल्टा L चेंज हो गई। ठीक, on applying the force F, how much force is needed to stretch second wires पे same amount, मतलब बोल रहा है कि इसमें कितना फोर्स आप लगाओ कि ये भी स्ट्रेच उतना ही हो, यही पूछा है। अब देखो दोनों का यंग मॉडुलस आप बराबर कर दो। ठीक, अब देखो यंग मॉडुलस क्या होता है, फोर्स इंटू एल ए डेल्टा एल, बोलो यही तो होता है ना, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल होता है। अब देखो इसमें एफ लग रहा है, ठीक, इसकी लेंथ कितनी है 3L, इसका एरिया कितना है A डेल्टा L, तो वही दोनों के लिए सेम है। अब इसमें फोर्स लग रहा है F डैश, इसका लेंथ कितना है L है, इसका एरिया कितना है 3 है, इसमें भी चेंज क्या है, बोला ही क्वेश्चन में कि सेम अमाउंट में चेंज हो रहा है। ठीक है, A डेल्टा L काटो, L से L कटा तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो F डैश की वैल्यू आ गई 9F। इसका मतलब है कि इस मोटे तार में आप 9 गुना फोर्स ज्यादा लगाएंगे, तब भी जैसे मान लो पतला तार उसमें खींचे 2 सेंटीमीटर खींचा, तो मोटे तार को भी खींचने के लिए क्या उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वही आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन है, वही सिंपल लॉजिक पे बेस है। आ गया कि नहीं आ गया, तो कौन सा आंसर, ए आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहाँ थे क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, देखिए द बल्क मॉडुलस ऑफ सिंपल ऑब्जेक्ट इज बी। तो बच्चों इतना बोला है, पहले आप लिख लो, बल्क मॉडुलस होता है माइनस पीवी अपॉन डेल्टा वी। ठीक है सर, ये होता है, ये तो पढ़ा ही आपने, यंग के बाद बल्क ही आता है। इट इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म प्रेशर, ठीक है, हमने प्रेशर भी लिख लिया। द फ्रैक्शनल डिक्रीजेज इन द रेडियस, मतलब हम ये कह सकते हैं कि मान लो कोई बॉल है स्फेरिकल, हम उस पर एक कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका वॉल्यूम रेडियस छोटा होगा, और आपसे बस कुछ नहीं, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस, इसका मतलब फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस का मतलब डेल्टा आर अपॉन आर आपसे पूछ रहा है, यही फाइंड आउट करना है। अब देखो कैसे करें, इधर फोकस करें बच्चों, वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, इससे कोई लेना देना नहीं होता, वॉल्यूम चेंज हो रहा है रेडियस के बिकॉज पे। ठीक है, अब अगर हम इसको अगर डेल्टा वी अपॉन वी लिखते हैं तो एरर में आपने पढ़ा होगा पावर आगे आ जाती है। ठीक, ये हो गया, बोलो सही है, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है, बोलो इसमें कोई सा दिक्कत नहीं है हमें। ठीक, अब हम अगर देखें डेल्टा वी अपॉन वी, या इसको पलट दो, वी अपॉन डेल्टा वी कर दो, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन 3 डेल्टा आर लिख सकते हैं, कोई सा दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें वी अपॉन डेल्टा वी की वैल्यू पुट कर दे तो हमारा आंसर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब चलो इधर करते हैं, तो बल्क मॉडुलस क्या है माइनस पी। अब देखो v अपॉन डेल्टा v की जगह हम लोग रख सकते हैं r अपॉन 3 डेल्टा r, और हमसे क्या पूछ रहा है, डेल्टा r अपॉन r पूछ रहा है, वो रखा हुआ है। अब एक काम करो, 3 को इधर भेजो तो 3b हुआ, ठीक, p को इधर भेजो तो ये p हुआ, तो माइनस r अपॉन डेल्टा r होगा। आपसे पूछ क्या रहा है, डेल्टा r अपॉन r पूछ रहा है, तो डेल्टा r अपॉन r कर दीजिए, माइनस आगे लगा, माइनस डिक्रीज बता रहा है, तो p अपॉन कितना हो गया 3b। है कोई ऑप्शन, p अपॉन 3b, सी आंसर क्या है, आ गया ना सर, ये तो कुछ नहीं है, हलवा है, हाँ हलवा ही है, क्या है, हलवा ही है। चलो नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन करते हैं, इसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन, अरे बाप रे बाप सर, ये समझे में नहीं आ रहा है, क्या बात है, कुछ नहीं है, क्या है, कुछ नहीं है। देखो बोला इफ द रेशियो ऑफ डायमीटर्स लेंथ्स यंग मॉडुलस किसका, स्टील और कॉपर का, मतलब स्टील का डायमीटर और कॉपर का डायमीटर दिया है क्वेश्चन में P, देखो दिया है, फिर लेंथ स्टील और लेंथ कॉपर दिया है कितना Q, ठीक सर, फिर उसके बाद यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर दिया है कितना S, ये क्वेश्चन में दिया है भैया लोगों, ठीक, ये क्वेश्चन में दिया है। अब बोला क्या है, देन द करेस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देयर लेंथ, इसका मतलब आपसे डेल्टा L पूछा है।
इसका मतलब आपसे डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल कॉपर यही पूछा है। समझ गए? निकाला जाए? चल भैया देखा जाए। चलो आओ देखते हैं यंग मॉडुलस क्या होता है बच्चों, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ठीक, अब देखो सुनो मेरी बात, इधर फोकस करो, सुनो। अब हम डेल्टा एल, अगर हम देखें डेल्टा एल का वैल्यू कितना होगा यहाँ से, क्योंकि हमें उसी का रेशियो चाहिए। डेल्टा एल कितना होगा, एफ एल अपॉन ए। अब सुनो बच्चों एक चीज सुनो, एरिया यहाँ पे आपको डायमीटर दिया है, तो एरिया को इन द टर्म ऑफ डायमीटर बना लो। तो इन द टर्म ऑफ डायमीटर अगर बनाओगे ना तो पाई आर स्क्वायर होता है। आर की जगह आप रख सकते हो डायमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो ये बनेगा पाई डी स्क्वायर बाई 4, और ये 4 ऊपर आ गया। कोई दिक्कत है कि नहीं? पाई आर स्क्वायर होता है, आर की जगह डायमीटर बाई 2 रखो, रेडियस होता है ना, तो वो स्क्वायर है तो 4 ऊपर चला गया। और यहाँ कितना बचेगा, y बचेगा। ठीक है सर। अब देखो डेल्टा एल स्टील अपॉन डेल्टा एल कॉपर, ये आपसे पूछा है। ठीक, अब देखो 4 पाई, इससे कोई लेना देना नहीं है, 4 भी वही होगा, पाई भी वही, बदलेगा क्या, एफ एल और डी। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए यहां पे एक चीज समझिएगा, एफ स्टील, लेंथ स्टील, तो कितना हो जाएगा। अब देखिए डायमीटर का भी, डायमीटर भी अलग है, डायमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, ये एस स्क्वायर और वाई एस हो जाएगा, ये है। अब नीचे कॉपर अगर करें तो एफ सी हुआ, एल सी, वो ध्यान से करना, नहीं आता हुआ क्वेश्चन गायब हो जाएगा भाई, ये सही है ना। अब इसको सही से लिखो, देखो कैसे लिखोगे, एफ एस अपॉन एफ सी, एफ एस अपॉन एफ सी, फिर क्या लिखोगे, एल एस अपॉन एल सी, एल एस अपॉन एल सी, ये ऊपर चला जाएगा तो डी सी स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, डी एस स्क्वायर, ये वाई सी ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, वाई सी अपॉन वाई एस बचेगा। सही है बच्चों। अब देखो स्टील वायर यहां तक लगा है, तो स्टील वायर कितने मास को स्ट्रेच करे, कितने मास को खींचेगा, स्टील वाला ऊपर है तो 2m और 5m दोनों को खींचेगा, तो कितना हो जाएगा, स्टील वायर पे कितना फोर्स महसूस होगा, तो 2m प्लस 5m, और फोर्स है तो ग्रेविटी, तो कितना होगा 7mg हो जाएगा। तो स्टील वाले में फोर्स कितना हो जाएगा, 7mg हो जाएगा। ठीक सर। कॉपर वाले में क्या, कॉपर वाली तो ये है, कॉपर वाली पकड़ो, कॉपर तो सिर्फ 5m को पकड़ा है, तो कॉपर वाले में जो फोर्स आएगा वो तो 5mg का आएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ नीचे 5m को पकड़ा हुआ है। ये हो गया। अब देखो ls और lc का रेशियो दिया है कितना, q। देखो ds अपॉन dc दिया है, मगर यहाँ पे dc अपॉन ds है तो 1/, हो जाएगा, तो मगर स्क्वायर है तो p स्क्वायर कर लो। ठीक, देखो ys अपॉन yc दिया है, मगर वहां yc अपॉन ys रखना है तो 1/s हो जाएगा। बोलो सही है। mg से mg कटा, कितना आया 7/5 q, और नीचे p स्क्वायर s। देखो 5/7 q ऊपर, एस पी स्क्वायर, देखो ए आंसर क्या है, खड़ा है, क्या रखा, कुछ नहीं रखा, आ गया कि नहीं आ गया, लिख लो। नेक्स्ट आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किधर आते हैं 5, ये भी बहुत बड़ा सर है, लिखा हुआ है, ये सब नीट के क्वेश्चन है बच्चों, समझ लो, नीट का लेवल का क्वेश्चन है, समझ लो। आओ देखो, 2 नॉन मिक्सिंग लिक्विड डेंसिटी ये और ये आर पुट इन कंटेनर। ठीक, एक कंटेनर बनाओ, एक आप क्या बनाओ, कंटेनर बनाओ, और आपके पास कुछ 2 ऐसे लिक्विड है जो आपस में मिल नहीं सकते। ठीक, ऐसे है कुछ, एक और लिक्विड है, इसका एक काम कर लेते हैं, ब्लैक कलर से बना लेते हैं। ठीक, ये है ब्लैक कलर से हमने बना लिया। ठीक, इतना बोला। इसकी डेंसिटी कितनी है बच्चों, इसकी डेंसिटी कितनी है, रो, और इसकी डेंसिटी है n रो। ठीक सर, बिल्कुल सही। अब हम आगे पढ़ते हैं। द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज h, दोनों लिक्विड की हाइट कितनी है, h है, ये भी बना लिया। बोला है ना, द हाइट ऑफ ईच लिक्विड विल बी h, दोनों लिक्विड कितना भरा, h। कैसे क्वेश्चन बोला वैसे ही करो। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ l एंड डेंसिटी d इज पुट इन दिस कंटेनर, इसके अंदर हम सॉलिड सिलेंडर प्लेस किए। द सिलेंडर फ्लोट विद एक्सिस वर्टिकल, मतलब सिलेंडर सीधा ऐसे तैर रहा है, एंड द लेंथ इतना इन द मतलब डेंसर होगा।
ये डेंसर लिक्विड मतलब नीचे वाला हो। चलो अब करें, देखो कैसे होगा। फोकस, हम मान लेते हैं ये कुछ सिलेंडर है, ठीक, ये कुछ सिलेंडर है ऐसा, ठीक, और फ्लोट कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्लोट, कुछ इस वाले लिक्विड में, कुछ उस वाले लिक्विड में, ठीक। और इसकी जो लेंथ है वो L है। इसकी लेंथ कितनी? L है। क्वेश्चन में मेंशन किया है, देख लो ये मेंशन किया है कि नहीं किया। अब देखिए बच्चों, फोकस होके देखिए, बोला क्या है, ध्यान से सुनिए क्या बोला है। द सिलेंडर फ्लोट विथ एक्सिस वर्टिकल एंड लेंथ रो L इन द, इस वाले लिक्विड में कितना है? PL लेंथ है। कितना लेंथ है? PL, ये लेंथ है। इस वाले लिक्विड में इतना डूबा है, तो ये वाली लिक्विड में कितना डूबा होगा? इतने वाले में। तो एक काम करो, L में PL घटा दो, तो इसको L माइनस PL है। ये बच्चों एक तरीके से हाइट ही है, एक तरीके से क्या है? हाइट है। कितना हाइट है? इतनी PL हाइट इस वाले में है, और भाई L में PL घटाओ तो उतना बचेगा, वो सेकंड वाले में है। अब हमको निकालना है कि इसकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी ये बताना है। तो देखो बच्चों एक चीज सुनो, फ्लोट कर रहा है, क्या कर रहा है? फ्लोट। फ्लोट करेगा इसका मतलब mg और थ्रस्ट एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ठीक। mg थ्रस्ट दो लिक्विड के लगेंगे, हमने लिख लिया। थ्रस्ट क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इनटू जी होता है, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे, इधर सुनो। मास क्या लिखेंगे बच्चों? मास होता है वॉल्यूम, मास तो बॉडी का होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और वॉल्यूम क्या होता है? देखो ध्यान से, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ। इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इनटू लेंथ इनटू इसकी डेंसिटी इनटू जी हो गया। बोलो सी। अब थ्रस्ट 1, मान लो ये थ्रस्ट 1 है, ये क्या है? थ्रस्ट 1 है, और ये क्या है? थ्रस्ट 2 है। थ्रस्ट 1 क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, इतने का वॉल्यूम, इतने का वॉल्यूम, तो इतने का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इतने की लेंथ, इतने की लेंथ कितनी? L माइनस PL इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना है? रो इंटू जी हो जाएगा। बोलो सही है। अब थ्रस्ट 2, ये थ्रस्ट 2 है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, इतने का वॉल्यूम, इतने का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है? PL है, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना? N रो है, इंटू जी हो जाएगा। अब देखो कटेगा, G से G कटा, एरिया से एरिया कट गया। अब देखो LD बचा। अब यहां से अगर तुम L कॉमन ले लो तो 1 माइनस P बचेगा कि नहीं बचेगा? आगे कितना लिखा है बच्चों? PL लिखा है, तो L से L भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एक N भी बचेगा। बोलो सही है, दिख रहा है ना। अब D निकालना है, तो 1 माइनस P हो गया, और ये कितना है? PN है, ठीक। अगर बच्चों, अगर हम यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, PN को पहले लिख लें और P ऐसे लिख लें, ठीक, और प्लस 1 लिख लें, और हम अगर P कॉमन ले लें तो N माइनस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? है क्या कुछ ऐसा ऑप्शन? देख लीजिए। अगर डेंसिटी, और एक चीज और मिस हो गया, रो। क्या है रो? देखिए बड़े क्वेश्चन में एक चीज ये याद रखिएगा कि मिस ना हो, यहाँ पे रो भी है, यहाँ पे क्या है? रो भी है, तो सब जगह रो लगा लीजिएगा। तो देखो ये है Pn माइनस 1 दिख रहा है, Pn माइनस 1 प्लस 1 रो, देख लो बी आंसर है। बी आंसर है कि नहीं? देख लीजिए, ध्यान से देख लोगे, फिर से देख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे, समझे कि नहीं? लिख लो। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो बोला क्या? द सिलेंडर ट्यूब स्प्रे पंप हैज अ रेडियस R, ठीक, एंड एंड ऑफ विच इज N फाइन्स होल, ठीक। एक एंड पे कितने होल्स हैं? N होल्स हैं, ईच ऑफ रेडियस R, ठीक। द स्पीड ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब इज V, ठीक, मतलब स्पीड कितनी है लिक्विड की? V है। द स्पीड ऑफ द इजेक्शन ऑफ लिक्विड, ठीक है। द सिलिंड्रिकल ट्यूब स्प्रे, मान लो कुछ मान लो ऐसा ही है, ऐसा, ठीक। थोड़ा सा बड़ा बना लें क्या? ठीक, मान लो कुछ ऐसा, ऐसे शेप का मान लो, ऐसे मान लो, ठीक, ऐसे है, ठीक है, ऐसे ही कुछ मान लो, ऐसा ही ट्यूब है, ठीक। अब बोला सिलेंडर ऑफ ट्यूब स्प्रे पंप हैज अ रेडियस, स्प्रे पंप मान लो कुछ ऐसा मान लो, इसका रेडियस कितना है? R है, यहाँ का रेडियस कितना है? R है, ठीक। और अदर पे छोटे छोटे फाइन होल्स हैं, ठीक, कितने होल्स हैं? N होल्स हैं, और सबका रेडियस कितना है? R है, सबका रेडियस कितना है? R है, ठीक। अब बोला कि इफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड, यहाँ से स्पीड जाएगी
कितनी स्पीड है लिक्विड की? v है। कितनी है? v है। द स्पीड ऑफ इजेक्शन मतलब यहां से जो निकलेगा उसकी स्पीड बतानी, तो मान लो v डैश है। तो बच्चों इसमें हम लोग लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बोलता है क्या? एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है? फॉर द आइडियल फ्लूइड विल बी कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 हो जाएगा। a1 मतलब यहाँ का रेडियस लिखोगे तो पाई आर स्क्वायर होगा, यहाँ की वेलोसिटी v है। अब यहाँ का टोटल जितने होल्स हैं उनका एरिया, तो क्या होगा? एक का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एक होल का पाई आर स्क्वायर एरिया, और n होल्स है तो n लगा लो। और वेलोसिटी कितनी? v डैश। पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, तो v डैश कितना आ गया बच्चों? आर स्क्वायर v डिवाइडेड बाई एन आर स्क्वायर। देखिए है क्या? वी आर स्क्वायर एन आर स्क्वायर, वी आर स्क्वायर एन आर स्क्वायर। डी आंसर दिख रहा है? आ गया कि नहीं आ गया? 2 लाइन का क्वेश्चन था, ठीक, लिख लो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है। बोला क्या है? अ फ्लूइड इज स्ट्रीमलाइन फ्लो अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल पाइप। एक है फ्लूइड है और ऑफ अ वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये भी है कि एरिया क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, कुछ मान लो ऐसा है, कुछ ऐसा, ठीक। बोला क्या? फ्लूइड इज स्ट्रीमलाइन फ्लो अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल पाइप। हॉरिजॉन्टल पाइप है ऑफ अ वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब एरिया कुछ यहाँ पे अलग, कुछ यहाँ पे अलग। फॉर दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी करेक्ट? एक ठीक मार्क कर लीजिएगा कि आपको सही चीज ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है आपको? सही चीज ढूंढनी है। तो देखिए क्या है सबसे पहली चीज। अब देखो पढ़ो क्वेश्चन। द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द नैरोवेस्ट पार्ट। तो सीधी सी बात है कि अगर हम पाइप को आगे से दबा दें तो वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। आप गाड़ी संडे को धुलो, आगे से ऐसे मार्क ऐसे दबा लो तो गाड़ी जो वेलोसिटी होती है वो तेज हो। और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी भी कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ए इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट बोलता है। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के। एरिया को कम करोगे वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द नर्वस पार्ट ऑफ द पाइप एंड द प्रेशर इज मैक्सिमम एट द वाइडेस्ट पार्ट। तो प्रेशर मैक्सिमम होता है वाइडेस्ट पार्ट पे। अब इसमें बर्नौली लगा दो। क्या लगा दो? बर्नौली। अब देखो अगर बर्नौली ये कहते हैं कि प्रेशर अगर बढ़ता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है, और प्रेशर अगर घटता है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है। ये बर्नौली का थ्योरम बताता है। अब अगर आपने वहां पे नैरो कर दिया तो वेलोसिटी तो बढ़ गई। वेलोसिटी क्या हो गई? बढ़ गई। प्रेशर क्या होगा? घट गया। अगर यही पाइप इतना मोटा होता तो वेलोसिटी कम होती, प्रेशर ज्यादा होता। तो वही चीज तो लिखिए, प्रेशर इज मैक्सिमम द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द पाइप। जितना बड़ा होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, है कि नहीं? बर्नौली क्या बोलते हैं? प्रेशर ज्यादा तो वेलोसिटी कम, प्रेशर कम तो वेलोसिटी क्या? ज्यादा। वेलोसिटी ज्यादा कहाँ रहेगी? नैरो पे, तो प्रेशर यहाँ कम रहेगा, यहाँ प्रेशर मिनिमम रहेगा। वेलोसिटी कम कहाँ रहेगी? वाइडेस्ट पार्ट पे, तो प्रेशर इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। पहला ऑप्शन वही लिखा हुआ, देख लीजिए, द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द नैरोवेस्ट पॉइंट पार्ट ऑफ द पाइप एंड द प्रेशर इज मैक्सिमम वाइडेस्ट पार्ट। बिल्कुल सही बात। आ गया समझ में? लिख लो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बोला इन द स्मॉल होल ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन 2। एरिया कितना दिया बच्चों? 2 mm स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये एरिया है, ठीक। अब उसके बाद बोला इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ फुली फिल्ड ओपन टैंक ऑफ 2 मीटर। बोला क्या है? ठीक है, द स्मॉल होल of area of cross section 2 mm square is present near the bottom of fully filled open tank। fully filled open tank है, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहां पे एक होल कर दिया है, बोला भी है बॉटम में, ठीक। ये है मान लो, और ये टैंक में पानी कितना भरा हुआ है? 2 मीटर का टैंक है, बोलो ठीक। फिर उसके बाद बोला क्या? द रेट ऑफ फ्लो। बच्चों एक चीज याद रखो, रेट ऑफ फ्लो कौन बताता है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बताता है। कौन बताता है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब आपसे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ही पूछ रहा है। बोला क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप होल, मतलब यहां से कितना पानी, किस रेट से पानी निकल रहा है ये बताना है। तो देखिए सीधा सा एक कंसेप्ट, रेट ऑफ फ्लो यही होता है, एज इंटू वी क्या होता है? इसी को बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो। अब देखो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया तो दिया हुआ है 2 × 10⁻³ अब वेलोसिटी, यहाँ पे जो पानी निकलेगा वो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स होगा, जिसको 2gh कहते हो, ठीक।
अप टू ग्रेविटी 10 और हाइट कितना है 2, तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 इंटू 40, 40 का मतलब लमसम मान लो 6 6 36 होता है, 7 7 जा 49, मतलब 6 के आसपास, 6 पॉइंट कुछ समथिंग। तुम एक काम करो 6 ले लो सिंपली, तुम्हें आंसर मैच कराना है, ठीक। तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12 इंटू 10 की पावर 3, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। तो 12 के आसपास का आंसर कौन सा है, यही है, तो ये बी आंसर क्या हो जाएगा, सही। अगर इसको इक्वेट करोगे, एग्जैक्ट निकालोगे, तब तुम्हारा 12.6 बिल्कुल आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, लिख लो। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब बोला गया द सोप बबल हैविंग अ रेडियस ऑफ 1 mm, मतलब कुछ 10 की पावर -3 मीटर ऐसा, इज ब्लो फ्रॉम अ डिटर्जेंट सोल्यूशन, इज ब्लोन फ्रॉम अ डिटर्जेंट, मतलब ऐसे फूल ही रहा है, फ्रॉम डिटर्जेंट सोल्यूशन कुछ, ठीक। हैविंग अ सरफेस टेंशन जो दिया है उसको लिख लो, ठीक। ये लिखा है न्यूटन पर मीटर, यूनिट का कोई मतलब नहीं है, अभी छोड़ो। द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल टू पॉइंट जेड नॉट, ओह यहां से काम का चीज है। द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल एट अ पॉइंट जेड नॉट बिलो द फ्री, फिर उसके बाद द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन कंटेनर, द वैल्यू ऑफ जेड नॉट। अच्छा आओ देखते हैं। The soap bubble having a radius इतना, blow from a detergent solution having a surface tension इतना, the pressure inside the bubble equal at point Z naught below the free surface of water, ठीक है। वाटर का फ्री सरफेस क्या होता है, यही होता है ऊपर वाला, ठीक। मान लो यहाँ सोप बबल ऐसे हैं, कितने नीचे, Z naught ऐसा है। अब देखो सोप बबल के अंदर क्या होगा बच्चों, एक्सेस प्रेशर वाला मामला होगा, एक प्रेशर इनसाइड होगा, दूसरा प्रेशर आउटसाइड होगा, बोलो सही है कि नहीं, ठीक है सर। अब देखो ये प्रेशर इनसाइड होगा, ठीक, और एक प्रेशर क्या होगा, आउटसाइड होगा, चाहे आप ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी, ठीक। अब चलो देखते हैं, चलो फोकस हो इस पे, क्या क्या लगेगा। सबसे पहली चीज ये याद रखो, प्रेशर जेड नॉट हाइट, इतने नीचे कितना प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर इतना नीचे जब हम आएंगे तो कितना प्रेशर लगेगा, तो एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगाएगा जो ऊपर से लग रहा है, ठीक, जिसको आउटसाइड प्रेशर भी आप कह सकते हो, प्लस एच रो जी, एच कितना है जेड नॉट, ठीक, और डेंसिटी कितनी है, कुछ डेंसिटी के बारे में नहीं दिया है, डेंसिटी के बारे में, सोप बबल हैविंग अ रेडियस इतना, ब्लोन फ्रॉम द डिटर्जेंट हैविंग अ सरफेस टेंशन, द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल एट द पॉइंट जेड नॉट, द फ्री सरफेस ऑफ वाटर कंटेनिंग इतना, दैट, हाँ डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी तो दिया है, मान लो डी डेंसिटी है इनटू जी, ऐसा भी लिख लो, डेंसिटी दिया हुआ, अंतिम में दिया हुआ था, ठीक। अब चलो सुनो, ये तुम निकाल लिए कि भाई इतना प्रेशर लग रहा है, इतना प्रेशर जेड नॉट पे लगेगा, इतना मतलब। अब देखो एक प्रेशर अंदर से भी लगेगा, एक प्रेशर अंदर से, मतलब एक्सेस प्रेशर क्या होता है, इनसाइड माइनस आउटसाइड इज इक्वल टू 40/R होता है कि नहीं होता। तो इसका मतलब P इनसाइड क्या हो जाएगा, P नॉट प्लस 40/R, बोलो सही है, बोलो। ये इनसाइड का प्रेशर है और वो ये ऊपर से लगने वाला प्रेशर है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, जेड नॉट डी जी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस 40/R, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। भाई बैलेंस नहीं करेंगे तो बबल फट जाएगा, वो जो क्या बबल है, क्या हाँ बबल ही तो है। सो बबल ऐसे टिका क्यों है, क्योंकि उसके अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर बराबर है, अगर कोई भी प्रेशर डिस्टर्ब हुआ, अंदर का ज्यादा हुआ फट गया, बाहर का ज्यादा हुआ फट जाएगा। ऐसी जैसे गुब्बारे में हवा फूंक दो, ऐसे गुब्बारा ऐसे लिए रहो, क्यों नहीं फट रहा है, पता है उसके अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर है। अगर अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, बोलेगा फटा, जैसे फूकते जाते हो फट जाता है कि नहीं फट जाता, वही चीज है। तो प्रेशर क्या कर दो, बराबर कर दो, पी नॉट से पी नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तुमको जेड नॉट की वैल्यू चाहिए। तो जेड नॉट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4t बाई, देखिए डी नीचे चला आएगा बच्चों, DGR कितना हो जाएगा, DGR। अब कहिए तो हम इसको थोड़ा सा मिटा दें इधर, चलो बच्चों इधर थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब हमने इक्वेशन तो बना लिया, डायग्राम का काम खत्म। तो जेड नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40/DGR, बोलो सही। सरफेस टेंशन दिया है 2.5 10 की पावर -2, डेंसिटी दिया है 10 की पावर 3, ठीक, डेंसिटी दिया है ना 10 पावर 3, और ग्रेविटी होती है 10, रेडियस दिया है 10 की पावर -3,
10 की पावर -3। अब कुल मिला के इसको आपको सॉल्व करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एक काम करिए, पहले तो इसको काट दीजिए, ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 बनेगा। अब देखिए बच्चों 4 और इसको 5/2 बोल सकते हैं, ये कैंसिल होगा तो ये भी 10 ही बनेगा। 10 इंटू 10 की पावर -3 तो 10 की पावर -2 मीटर, जिसको आप 1 सेंटीमीटर बोलोगे, और डी आंसर आ गया, लिख लो। आया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला क्या, 3 लिक्विड ऑफ डेंसिटी ये, ठीक। और बोला क्या है कि पहले वाले की डेंसिटी ज्यादा है, सबसे लास्ट वाले की कम है। हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, सभी लिक्विड की सरफेस टेंशन सेम है, ठीक। राइज द सेम हाइट, अच्छा हाइट भी क्या है, सेम है। सारे लिक्विड का सरफेस टेंशन भी सेम है और हाइट भी क्या है, सेम है, ठीक है सर। द 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज, कैपिलरी क्या करता है, कैपिलरी देखा होगा, पतला सा ट्यूब होता है, पानी में डालते पानी ज्यादा चढ़ जाता है, वही चीज है। द एंगल ऑफ कांटेक्ट, बच्चा ये थीटा दिया है, ये क्या है, ये कंप्यूटर का सिंबल फॉन्ट नहीं, ठीक, ये थीटा दिया है, तो आपको इनमें रिलेशन बनाना है जो कि ये दिया। अब देखो सुनो मेरी बात, कैपिलरी राइज का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है RDG, ऐसा कुछ होता है। क्वेश्चन में टेंशन सेम बोला है, तो इस जो चीज सेम बोला उसको हटा दो पहले तो, क्योंकि वो रेशियो भी लोगे तो कट जाएगा, ठीक। अब सुनो, और क्या बोला है, सेम हाइट, और आपको थीटा में रिलेशन चाहिए। देखिए लिक्विड का क्या क्या अलग होगा, एक तो थीटा अलग होगा, एक तो डेंसिटी अलग होगी, ठीक। अब देखो, और कैपिलरी क्या है, आइडेंटिकल है, तो रेडियस भी क्या होगा, सेम। तो सबसे पहले एक काम करो, देखो सब उस हर कैपिलरी, जो भी कैपिलरी आप इस्तेमाल यहाँ कर रहे हो, ठीक, उस कैपिलरी सेम है, आइडेंटिकल है, ठीक, तो उसका रेडियस भी क्या होगा, सेम होगा। और क्वेश्चन में टेंशन भी क्या बोला है, सेम, तो उससे लेना देना है। और सभी कैपिलरी के लिए ग्रेविटी भी क्या होगी, सेम होगी। और हाइट भी क्वेश्चन में बोला है सेम। इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा और जो डेंसिटी है ये क्या होगी, सभी कैपिलरीज के लिए कांस्टेंट होगी। नहीं पल्ले पड़ा, देखो देखो क्या बोला क्वेश्चन में, देखो क्या बोला है, हाइट 2t cos थीटा अपॉन RDG होता है, हाँ सर होता है। अब देखो तुम cos थीटा, इन सारे में सबसे अलग क्या होगा, बोलो क्या अलग होगा, यही अलग होंगे ना। हर डेंसिटी सभी लिक्विड की अलग, तो सबके एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग होंगे, डेंसिटी अलग, ये अलग। देखो हाइट भी सेम बोला है, ठीक, सेम चीज एक कर लिए। आइडेंटिकल कैपिलरी तो रेडियस भी सेम होगा, सारे पे ग्रेविटी सेम लगेगी, सबका टेंशन क्या है, सेम है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा फिगर कांस्टेंट है। इसका मतलब सभी लिक्विड के लिए cos थीटा और डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बोलो सही है। इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा 1/d1 इज इक्वल टू cos थीटा थीटा 2/d2 और cos थीटा 3/d3, इनका रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या है कि डेंसिटी 1 वाले की ज्यादा है, ठीक, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है। अब देखो अगर ये नीचे का फिगर ऐसे ज्यादा हो गया, ये डेंसिटीज ज्यादा है, इसका मतलब थीटा 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थीटा 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलो दिख रहा है, ये बीच के कुछ भी थीटा बनेंगे तो आप यहाँ पे क्या रख दो, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 और ये कितना π/2। कोई है ऑप्शन, देखिए क्यों हमने ऐसा किया। ये तो हमारा पता चल गया, थीटा 1 छोटा होगा, थीटा 2 बड़ा होगा, सबसे ज्यादा थीटा 3 होगा, ठीक, ये तो हमको पता चल गया। अब जो भी आंसर आप देखें तो किसमें दिया है, π/2 0 0 π/2 ऐसा दिया है। तो जो भी एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो 0 से π/2 के बीच होगा। तो जो भी एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो कितने एंगल ऑफ कांटेक्ट है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, ये जो भी वैल्यूज इनकी होगी वो 0 और π/2 के बीच होगी। तो इस हिसाब से बी आंसर क्या है, सही है। समझ गए, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोला क्या, वाटर राइज टू हाइट h इन अ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। एक कैपिलरी ट्यूब है और ये लिक्विड ऐसा होगा, ये कैपिलरी ट्यूब है और इसमें वाटर राइज कर रहा है कुछ h, ठीक, ऐसे h राइज कर रहा है, ठीक। इफ द लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब अबव द सरफेस, मतलब ये अबव द सरफेस ऑफ वाटर इज मेड लेस देन h, अगर ये जो कैपिलरी ट्यूब की ये जो लेंथ है ये h से कम हो जाए,
ये L जो है H से ये जो लेंथ है वो H से कम हो जाए तो क्या होगा भाई? H से अगर देखो पानी यहां तक है, अगर इसको तुम कम कर दोगे तो पानी तो राइज करेगा, पानी तो क्या करेगा? राइज ही करेगा। अब देखो पानी तो राइज करेगा, इसलिए राइज के सारे ऑप्शन दे रहे हैं। अब बट ये बताना है कि ये फाउंटेन जैसा पानी हो जाएगा, कैपिलरी सही से निकलने लगेगा कि ओवरफ्लो ही नहीं करेगा, क्या बताना है? तो देखो सीधा सा एक कंसेप्ट ये समझो। अब देखो H इज इक्वल टू 2t cos थीटा, ये कैपिलरी राइज का फॉर्मूला है, RdG ये सब कुछ, ठीक। अब देखो हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? अब बोला क्या है? वाटर तो राइज कर जाएगा, वाटर क्या करेगा? राइज करेगा। इसका मतलब ये है कि पानी तो ऊपर जाएगा, राइज करा, हाइट बढ़ा, इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम का मतलब ये हुआ कि ये लिक्विड कुछ ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं है? ये लिक्विड क्या हो जाएगा? अपने रेडियस को कम। मान लीजिए अगर हमने ये लिया तो ये रेडियस बड़ा हो गया, अगर हमने ये लिया मान लीजिए वही है, और अगर सोच के देखिए ये होता तो और रेडियस होता, इसका मतलब राइज तो बढ़ेगा। कहां तक बढ़ेगा? राइज अप टू द टॉप ऑफ कैपिलरी ट्यूब। भाई राइज तो टॉप तक चला जाएगा, बट रेडियस कम हो जाएगा, तो रेडियस जितना कम होगा तो इसका मतलब स्फीयर ऐसा कुछ होता चला जाएगा। अब अगर लिक्विड ऐसा होता जा रहा है तो क्या ओवरफ्लो करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब क्या होगा? विदाउट ओवरफ्लोइंग हो जाएगा। बोलो सही है। ओवरफ्लो कब करेगा? ओवरफ्लो कब करेगा? जब रेडियस क्या होता जाए? बड़ा होता जाए। रेडियस बड़ा होता जाए, ऐसे हो जा, और बड़ा होता चला जाए, तो रेडियस बड़ा होता जाए तब ओवरफ्लो करेगा। मगर अगर रेडियस कम हो जाए और कम हो जाए और कम, जितना ये नीचे जाएगा रेडियस उतना ही कम होता चला जाएगा कि नहीं, तो ओवरफ्लो क्या करेगा? नहीं होगा। सीधी सी बात। तो कौन सा आंसर? डी आंसर क्या सही। अब चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब देखो द वेटेबिलिटी, वेटेबिलिटी का मतलब क्या? भिगाने की क्षमता, गीला करने की क्षमता, यही बोल सकते हो। ऑफ अ सरफेस बाय अ लिक्विड डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करती है? किस पे डिपेंड करती है ये बताना है। अब देखो बच्चों, अगर हम एक सरफेस लेते हैं, एक कागज लेते हैं, एक कागज लिए और हमने उसमें मान लो पानी रखा, तो पानी तो ऐसा बनेगा, पानी तो ऐसा होगा। और इन केस मान लो हमने कोई और लिक्विड, ग्लिसरीन लेते हैं, तो ग्लिसरीन कुछ ऐसा शेप लेता है। बोलो सही है। अब अगर ध्यान से देखो, अगर मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करूं, किसकी बात करूं? एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? सरफेस और लिक्विड के बीच का एंगल। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट की मैं बात करूं तो क्या होगा? सरफेस और भाई लिक्विड के बीच का एंगल, ये क्या है? ग्रेटर देन, अगर आप बात करो तो थीटा क्या है? ग्रेटर देन 90 है। और यहाँ पे अगर देखो तो लेस देन क्या है? 90। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम है तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पोर्शन उस सरफेस पे है तो भिगाएगा। अगर आप ग्रेटर देन 90 है तो एक हल्का सा कांटेक्ट होगा कि नहीं होगा उस सरफेस पे, तो वो कहीं ना कहीं वेटेबिलिटी कम रखेगा। तो किस पे डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। भाई ज्यादा से ज्यादा लिक्विड अगर सरफेस पे अगर फ्लैट है तो वो ज्यादा वेटेबिलिटी लाएगा कि नहीं लाएगा? भिगाएगा ज्यादा। और हल्का टच हो तब क्या होगा? उतना नहीं भिगा पाएगा। सीधी सी बात है। तो किस पे डिपेंड करेगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 13। अब बोला क्या है? अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्ज्ड इन अ वाटर एंड राइज इन इट टू अ हाइट h। ठीक है, इमर्ज करा उसमें और कितना पानी बढ़ा? h। द मास ऑफ द वाटर ऑफ द कैपिलरी इज 5 ग्राम। ठीक। अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r is immersed in a water, the mass of the water will be। अब देखो क्या है, अगर कैपिलरी का रेडियस r है तो उसमें मास कितना है? 5 ग्राम। अब बोला है कि 2r हो जाए तब। सीधा सा कंसेप्ट बच्चों, सीधा सा कंसेप्ट, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के। और लॉजिक अगर लगाओ, मैं तो अभी इसमें हम तुमको हम तो भाई फॉर्मूला से भी आपको बता सकते हैं, मगर अगर लॉजिक अगर लगाओ ध्यान से, पतली ट्यूब है तो कम अमाउंट ऑफ पानी आएगा, बड़ी ट्यूब है ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी आएगा। बोलो, सीधा सा बात है। तो अब हम इसको फॉर्मूला से भी लगा सकते हैं, और कैसे लगाएंगे आपको दिखाते हैं। अगर हम बात करें मास और रेडियस में एक तरीके से रिलेशन फाइंड आउट कर ले तो आसानी से मेरा आंसर आ जाएगा। देखो, अगर मैं मास की बात करूं तो मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी
होता है कि नहीं होता है। अब देखो वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम होगा एरिया इनटू लेंथ, मतलब राइज जो भी होगा वही तो अमाउंट ऑफ वाटर है, इनटू क्या होगा डी, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट इनटू डी। बोलो सही है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, जो वाटर राइज करेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, मान लीजिए 2t cos थीटा हटा दो, 2t r dg ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब h का वैल्यू आप यहाँ रखो, h का वैल्यू रखो 2t r, r इसको स्मॉल कर लो, dg, d होगा, d से d कटा, g से g नहीं कटेगा, मतलब g तो रहेगा ही। अब देखो r से r कटेगा और ये क्या है मास, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, रेडियस के। अब देखो रेडियस r है तो मास m, मतलब एक तरीके से 5 ग्राम है। अब रेडियस को डबल करोगे तो मास भी डबल हो जाएगा, इसका मतलब ये 10 ग्राम हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही है आपका, 10 ग्राम है। आ गया कि नहीं आ गया, लिख लो। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कहां पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। द स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस r फॉल फ्रॉम अ रेस्ट इन अ विस्कस फ्लूइड, इन अ विस्कस फ्लूइड। अब विस्कस फ्लूइड पे अगर फॉल कर रहा है तो उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगेगा 6 पाई ईटा आरवी, ठीक, ये लगेगा कि नहीं लगेगा। अब बोला क्या है, एज अ रिजल्ट हीट प्रोड्यूस ड्यू टू विस्कस फोर्स। भाई जब द्रव होगा तो हीट तो प्रोड्यूस होगी ही होगी। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट का मतलब हीट डिवाइडेड बाई टाइम, हीट डिवाइडेड बाई टाइम मतलब एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम मतलब वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम का मतलब होता है पावर। और पावर का फॉर्मूला एक और भी होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो इसका मतलब आपसे यही पूछ रहा है, समझ गए कि नहीं। तो हमसे क्या पूछ रहा है, Q बाई टी यानी कि पावर, और इसका मतलब पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स कितना है 6 पाई ईटा आरवी। अब हम वेलोसिटी ये स्क्वायर हो जाएगा, v भी स्क्वायर हो जाएगा, 6 पाई ईटा आरवी, इसका एक भी एक ये भी। अब बोला आगे क्या है, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन द स्फीयर अटेन अ टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मतलब कितना अटेन कर रहा है, टर्मिनल क्या होता है 2/9 r स्क्वायर सिग्मा माइनस रो, ठीक, डिवाइडेड बाई ईटा इंटू जी होता है, ये वेलोसिटी होता है, रख दो यहाँ पे। तो पावर कितना, या Q बाई टी का फॉर्मूला क्या बना जो आपसे फाइंड आउट करा रहा है, 6 पाई ईटा आर और V का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 9 9 जा 81, R की पावर 4 हो जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा सिग्मा माइनस रो का, सिग्मा माइनस रो का होल स्क्वायर और ग्रेविटी का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, ईटा स्क्वायर, ठीक। अब देखो तुमसे क्या पूछा है, Q बाई टी यानी कि पावर R से कैसे रिलेट कराएगी, ऑप्शन देख लो। तो देखो Q बाई टी यानी कि पावर, R इंटू आर की पावर 4 यानी कि पावर रिलेट कराएगी R की पावर 5। देखो एक R ये, एक R ये, 5 हो जाएगा कि नहीं। तो कौन सा आंसर सही, सी आंसर क्या है हमारा, सही है। आ गया समझ में, लिख लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, बोला कि टू स्मॉल स्फेरिकल मेटल बॉल हैविंग इक्वल मास, मास सेम है, मेड ऑफ मटेरियल ρ1 एंड ρ2, दोनों की डेंसिटी दी है ρ1 एंड ρ2, एंड हैविंग अ रेडियस, एक का रेडियस 1 mm, दूसरे का रेडियस 2 mm, एक थोड़ी सी छोटी एक थोड़ी सी बड़ी है। दे आर मेड टू फॉल वर्टिकली इन विस्कस, विस्कस में जा रही है, ठीक। मीडियम हुज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी ईटा दी है देखो, एंड हुज डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी ये दी हो, द रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। तो बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है, ठीक, 2/9 r स्क्वायर डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो अगर ρ1 माइनस लिक्विड की डेंसिटी 0.1 है, ρ2 है, इंटू जी डिवाइडेड बाई ईटा, यही होती है ना। तो इसको आप 1 मान लो, क्या मान लो 1। अब इससे के दूसरे की बात करो, दूसरे का टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 और ये r2 स्क्वायर, दूसरे की डेंसिटी ρ2, 0.1 ρ2 ईटा जी, यही पूछा है। डिवाइड मारो पहले, तो 2/9 काटो, ईटा काटो, जी काटो। अब देखो पहले वाले का रेडियस कितना है 1, 1 का स्क्वायर करो, दूसरे वाले का रेडियस 2 है, यहाँ 2 का स्क्वायर करो, ठीक। अब देखो ρ1 की वैल्यू यहाँ पे 8 ρ2 दी है, तो आप यहाँ पे 8 ρ2 माइनस 0.1 ρ2 हो जाएगा, और नीचे ρ2 माइनस 0.1 हो गया। इसी को सॉल्व करना है, 1/4 हो गया। अब तुम इसको क्या करोगे, 8 माइनस 0.1 तो कितना आएगा, 7.9 ρ2 आएगा। अब 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1, इसका मतलब 1.0 में अगर 0.1 घटाओगे तो कितना आएगा, 0.9 आएगा कि नहीं आएगा।
कितना आएगा 0.9 आ जाएगा। अब देखो अगर तुम 0.9 में से 0.9 घटा दो तो मतलब हटा दो, यहां से पॉइंट हटा दो, रो 2 से रो 2 कट गया, 79 आ जाएगा और 4 9 36 36। तो क्या रेशियो होगा 79/36। डी आंसर क्या है, सही है। आ गया कि नहीं आ गया, लिख लो। ठीक, तो बच्चों ये हमने 15 क्वेश्चन करा दिया, आपको भी मजा आया होगा। फ्लूइड मैकेनिक्स बढ़िया है, स्कोरिंग सब्जेक्ट टॉपिक है, चैप्टर है कह सकते हो, और मजा बहुत आ रहा है मुझे पर्सनली, लिटरली आपके साथ काम करके बड़ा अच्छा लग रहा है। आपका प्यार इतना ज़्यादा मिलता है तो हमें बड़ा अच्छा, यही से हमें कॉन्फिडेंस भी आता है और इसी से कहीं ना कहीं हम बूस्ट होते हैं। और जब आप प्यार देते हो तो हम प्रतिबद्ध होते हैं कि एक अच्छी शिक्षा आपको दें, है कि नहीं है। तो ऐसे ही हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। जय हिंद।